Good morning again and welcome to our 12th class history. Page 34, paragraph 2nd. Asoka also tried to hold his empire together by propagating Dhamma, the principle on which, as we have seen, were simple and virtually universally applicable. This, according to him, would ensure the well-being of people in this world and the next. A special officer known as the Dhamma Mahamata were appointed to spread the message of Dhamma. अब अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट बनाए रखने के लिए यानी कि एकता बनाए रखने के लिए पूरे साम्राज्य में क्या किया? उन्होंने धम्म का प्रचार भी किया यानी कि लोग एकजुट रहे और इसलिए जो किंग अशोका था या अशोका था उसने धम्म का प्रचार भी किया। और जैसा कि अभी अपन पढ़ता है कि धम्म के जो प्रिंसिपल थे, जो धम्म के जो सिद्धांत थे, वो बहुत साधारण थे और यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे यानी कि सार्वभौमिक थे यानी कि सबके लिए थे। वो ऐसा नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हो, क्योंकि बहुत सिंपल थे। अब सिंपल के अंदर जो भी टीचिंग होगी उसकी वो बहुत सिंपल होगी, जो सारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर वो लागू होती होगी। तो ये दामा के प्रिंसिपल जो थे वो उसने क्या किया था, अपने जो उसका जो पूरा एम्पायर था उसको एक साथ एकजुट रखने के लिए ये इन प्रिंसिपल्स का उसने प्रचार किया। और अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों के का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा है। और अकॉर्डिंग टू अशोका जो वो धम्म की जो टीचिंग्स देता था, जब वो जो भी प्रिंसिपल्स थे धम्म के, उसके अनुसार अशोका ने ये बताया कि जब अपन जीवन इस दुनिया के अंदर जीते हैं, इस जीवन में और मरने के बाद भी क्या है, जो भी जीवन है, अगर मरने के बाद कोई जीवन है तो वो भी अच्छा रहेगा और ये जीवन संसार के अंदर जो है जो अपन जी रहे हैं वो भी अच्छा रहेगा। और इस धम्म का प्रचार करने के लिए उसने धम्म महामत नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की और उसने इसको प्रचार करने के लिए धम्म महामत नाम के से लोगों को नियुक्त किया, अधिकारियों को नियुक्त किया कि वो जो धम्म है उसका प्रसार करें। गॉट इट? क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? ठीक है, अब अपना नया टॉपिक, हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। अब क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है इंडियन हिस्ट्री के लिए? क्या रीजन है कि दूसरे भी एम्पायर थे, कई एम्पायर तो ऐसे थे कि जिनका नाम ही नहीं आया हिस्ट्री के अंदर आज तक ही। ये मौर्यन एम्पायर ये इंडियन हिस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था वो भी देखते हैं अपन। When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. India was then under colonial rule and was part of the British Empire. 19th and early 20th century, Indian historians found the possibility that there was an empire in early India, both challenging and exciting. Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculpture, were considered to be examples of the spectacular art
typical of empire. Many of these historians found the message on Ashoka inscriptions very different from that of most other rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious as also more humble than later rulers, who adopted grandiose titles. So it is not surprising that nationalist leaders in the 20th century regarded him as an inspiring figure. तो देखते हैं भाई क्यों इम्पोर्टेंट था सबसे ज़्यादा। तो 19th सेंचुरी में जब हिस्टोरियंस ने भारत के अर्ली हिस्ट्री की रचना शुरू की, अर्ली हिस्ट्री लिखना शुरू किया, तो मौर्य एम्पायर यानी कि मौर्यन एम्पायर को इतिहास का एक प्रमुख पीरियड माना गया, हिस्ट्री का एक मेन पीरियड माना गया। इस समय जब ये काम चल रहा था, इस पूरे इतिहास लिखा जा रहा था, आरंभिक इतिहास लिखा जा रहा था, उस समय इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर था, यानी कि इंडिया किसके अधीन था? ब्रिटिशर्स के अंडर में था, कॉलोनी था ब्रिटेन की। और ये एक उपनिवेशक देश था, यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर में था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था इंडिया। 19th और 20th सेंचुरी के शुरू में, 19th के एंड में और 20th के शुरू में, इंडियन हिस्टोरियंस को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहपूर्वक या उत्साहवर्धक लगी। और जब इसकी पता चला, इस ऐसे साम्राज्य के बारे में पता चला, जो अपने इंडियन हिस्टोरियंस थे, उनको ये काम उनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। और चुनौतीपूर्ण तो था बट उत्साहवर्धक भी था, एक जोश भी था कि भाई हमारे को एक काम करना है और ये मिले। बट एक चुनौती भी सामने थी कि जो चीज़ आए वो बिल्कुल सही आए, लोग सही चीज़ों का पता चले और हम उसके ऊपर सही रिजल्ट दे सकें। साथ ही मूर्तियों सहित जो मौर्यन टाइम की जितनी भी पुरानी कला मिली, मतलब कि आर्टिफैक्ट्स मिले थे या प्रमाण मिले थे, वो उससे क्या है, उस एम्पायर की पहचान बता रहे थे। यानी कि जो भी चीज़ मिली मौर्यन पीरियड के अंदर, उसके अंदर जो भी चीज़ मिली वो सब क्या चीज़ें क्या बता रही थी कि मौर्यन एम्पायर जो था वो कैसा था। अब अपन यहाँ बैठे बैठे तो बोल नहीं सकते कि अशोका के टाइम के अंदर क्या होता था, जब तक कि अपने को कोई चीजें नहीं मिले, या अपन बता नहीं सकते कि उसके टाइम के अंदर लोग कैसे थे, उसके राज्य में, अशोका के राज्य में लोग कैसे थे, गरीब थे, अमीर थे, बहुत अमीर थे या गुलाम थे, अपन बता नहीं सकते जब तक कि अपने को उस एम्पायर की अपने को चीजें अवेलेबल ना हो। उससे अपने को ये पता लग जाता है कि एम्पायर कैसा था। तो सिमिलरली जितनी भी पुरानी चीजें मिली मौर्यन काल की, यानी कि मौर्यन पीरियड की, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कला के प्रमाण थे, यानी कि जो आर्ट था वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और वो उसका प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे, जो उस समय अशोका का जो एम्पायर था उसकी पहचान माने जाते थे। हिस्टोरियंस को लगा कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं या जो अभिलेख हैं पर लिखे संदेश अन्य शासकों के इंस्क्रिप्शन से अलग है। और जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये भी आइडिया लगाया कि जो अशोकन पीरियड के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो दूसरे रूलर्स के इंस्क्रिप्शन से डिफरेंट, अलग है। साथ ही वह बाद के उन राजाओं की उपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपलब्धियां जोड़ते थे। और साथ में अशोका के बारे में बताया गया है कि अशोका जो थे वो एक तो उनके बाद के जितने भी राजा हैं उन सबसे बड़े थे, सबसे बड़ा किंग था वो। और जो बाद के राजा हैं वो सब अपने अपने नाम के आगे उपलब्धियां लगाते थे, टाइटल्स लगाते थे। जैसे कि किसी ने बड़ी बड़ी टाइटल्स लगा दी, महाराजा अधिराज या
कोई और टाइटल लगा दी, ये लगा दी, बट अशोका ने अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगाई, सिंपल रहा वो। और दूसरा जो था वो बहुत हम्बिल था, ऐसा नहीं था कि दूसरे राजाओं की तरह बहुत ज़्यादा कि भाई इसने ये काम कर दिया तो इसको जान से मार दो, इसने मेरे अगेंस्ट बोल दिया तो जान से मार दो, या इसको ऐसा कर दो या इसको वैसा कर दो। वो बहुत इतना बड़ा रूलर था और बहुत ज़्यादा हम्बिल था, यानी कि हम्बिल का हिंदी वर्ड होता है विनीत, बहुत विनीत था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि जो 20th सेंचुरी के जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उन्होंने भी अशोक को प्रेरणा स्रोत माना। इसलिए जो लीडर्स थे 20th सेंचुरी के, उन्होंने भी जितने भी अशोका को क्या माना, प्रेरणा का स्रोत माना है कि। और इसीलिए क्या है, अपन आप जब भी देखता आप आपका नोट भी देखेंगे तो जो अपने 3 स्तंभ बने हुए हैं वो अशोका चक्र बीच में बना हुआ है, अपने इंडियन फ्लैग के अंदर भी अशोका चक्र बना हुआ है, जो कि उसके इंस्क्रिप्शन से ही लिया गया है, उसी के पिलर अशोका पिलर से ही वो लिया गया। क्लियर? गॉट इट? कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। Now we move on to the next paragraph. Yet, how important was the Mauryan Empire? It lasted for about 150 years, which is not a very long time in the vast span of the history of the subcontinent. Besides, if you look at map 2, you will notice that the empire did not cover the entire subcontinent, and even within the frontiers of the empire, control was not uniform. By the 2nd century BCE, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. तो फर्स्ट अपन मैप 2 निकाल लेते हैं। दिस इज ऑन पेज नंबर 33। सो ये जो आप मैप देख रहे हैं अच्छी तरह देख लीजिए इसको, इसमें वैसे ऐसा कुछ है नहीं, बस बताने के लिए, बट एक बार आप मैप देख लीजिए। ये इंडिया का मैप है, मैप नंबर 2, ठीक है। अब येट हाउ इंपॉर्टेंट, फिर भी मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्यन एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट था, यह एम्पायर आज मात्र 150 साल तक ही चल पाया। ये एम्पायर अब ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, खाली 150 साल तक ही ये एम्पायर रन कर सका। जो मौर्यन एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर था, वो खाली 150 ईयर्स तक वो चल पाया, जिसे जो हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की, जिसमें जो अपना जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसकी इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, उसके अंदर ये एक बहुत ही छोटा पीरियड है। 150 साल बहुत छोटा पीरियड है। अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री के अंदर ये 150 साल का पीरियड बहुत छोटा पीरियड है, जिसके अंदर ये मौर्य एम्पायर था। इसके अतिरिक्त यदि आप मैप 2 को देखते हैं तो पता चलेगा कि मौर्यन एम्पायर सब कॉन्टिनेंट के सारे एरिया में नहीं फैला हुआ, पूरा सब कॉन्टिनेंट को उसने कवर नहीं कर रखा। यहां तक कि एम्पायर्स के बॉर्डर के अंदर भी जो कंट्रोल था वो एक जैसा नहीं था। अब जो एम्पायर था, जैसे मैंने कल आपको बताया था जब अपन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, कि इसका एम्पायर का एक हिस्सा तो पाकिस्तान के वेस्ट में है और एक यहाँ पे आपका बिहार के अंदर है, तो वो वहां से कैसे कंट्रोल कर सकेगा इतनी दूर के एरिया को। तो
नेचुरली ये था कि क्या था कि साम्राज्य के बॉर्डर के अंदर यानी कि एम्पायर के बॉर्डर के अंदर भी जो कंट्रोल था वो क्या था, एक जैसा नहीं था, हर जगह पे एक जैसा कंट्रोल नहीं था। देन बाय द सेकेंड सेंचुरी BCE, दूसरी शताब्दी बिफोर क्राइस्ट, सेकेंड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के आते आते सब कॉन्टिनेंट के कई भागों में नए नए शासक और किंगडम्स स्थापित होने लगे। और जैसे जैसे सेकेंड सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ने लगे तो नए नए रूलर्स सामने आने लगे, नए नए किंगडम्स इस्टेब्लिश होने लगे और धीरे धीरे ये एम्पायर क्या होने लगा, खत्म होने लगा। बट द पीरियड ऑफ 150 years of Mauryan Empire was very important from the viewpoint of Indian history. Clear? वापस से बेटा मैसेज भेजना, क्या मैसेज था, मैंने देखा नहीं। सर मतलब कि हाँ बेटा कंट्रोल देखो, कल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया था ना। अब आज की तरह सुविधाएं तो थी नहीं कि भाई वहां क्या हो रहा है मोबाइल उठाया और बात कर ली। अब आप वहां से फॉर एग्जांपल बिहार से किसी मैसेंजर को या किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को बिहार से अगर भेजोगे पाकिस्तान तक कि वहां देख करके आओ क्या हो रहा है क्या चल रहा है, तो उसको तो जाने में महीनों लग जाएंगे और लौट के आने में महीनों लग जाएंगे। तो जब तक तो वो कई चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं उस पीरियड के अंदर। तो वो क्या होता है कि एक समान नहीं रह पाता इतना बड़ा में कंट्रोल क्या है, एक जैसा नहीं रह पाता। ठीक है, आपके जहां जहां आपको दिख रहा है, जहां जहां आपकी पहुंच है वहां पे तो आपका कंट्रोल आपके अंडर के अंदर है, बट जहां पे नहीं है, जो बहुत दूर है, वो कै वो कैसे होगा। अब अकबर ने कैसे कंट्रोल कर रखा था, अकबर का भी बहुत बड़ा एम्पायर था, अकबर के कंट्रोल करने का तरीका दूसरा था। अकबर ने राजा अपॉइंट कर रखे थे और वो राजा अकबर के अंडर में थे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा था। तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, अकबर को पता लग जाता था दूसरे राजा जिसके अंडर, जो टेरिटरी जिस किंग के अंडर में, अकबर डायरेक्ट उस किंग से पूछता था कि तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम्हारा राज्य कैसा चल रहा है। वो किंग्स उसके अंडर में थे। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा तरह का था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो था ये एक ही किंग था और ये क्या है सारा एडमिनिस्ट्रेशन की मैं ही देखूं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, नहीं हो पाता कि एक ही आदमी इतने बड़े एम्पायर को देख ले। इसीलिए क्या है, जो नियंत्रण था, जो कंट्रोल था, वो एक समान नहीं हो पाता था। ज्यादातर यही कंडीशंस रहती थी इतने बड़े बड़े एम्पायर की, जब राजा क्या है कि खुद ही एक जना कंट्रोल कर सोचे कि मैं खुद ही कंट्रोल कर लूँ इस पूरे बड़े एम्पायर को, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लियर? और कोई डाउट्स? मतलब कि ज्यादा कंट्रोल था और कहीं पे कम। हाँ, कहीं पे ज्यादा कंट्रोल होता है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आसपास के एरिया पे कंट्रोल तो कंट्रोल ज्यादा और कम नहीं होता है। कंट्रोल तो क्या होता है, जैसा आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया या आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, वो एक जगह पे तो क्या होता है, जहां जहां आपका पावर है, जहां जहां आप देख सकते हो, जहां जहां आप जा सकते हो आ सकते हो, वहां वहां तक तो सही चलेगा। बट अगर बहुत बड़ा हुआ तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, लोग क्या करते हैं कि अरे छोड़ो यार कोई देखने वाला नहीं है। अब आपके भी क्या होता है, अगर प्रिंसिपल सर बहुत दूर बैठते हैं और आपको क्या आप देख ले तो क्या कैमरा बंद है, तो फिर आप क्लास के अंदर क्या करने लग जाते हो, उधम करने लग जाते हो। पर हाँ, जब आप देखते हो कि कैमरा भी चालू है, सर भी खड़े हुए हैं, सर का कंट्रोल है, तो आप चुपचाप बैठे रहते हो। सेम कंडीशन। गॉट इट? विजय लक्ष्मी, आगे समझ में? क्लियर? ठीक है, ओके।